अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया था। उसमें हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो क्या इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की है और कौन कौन सी टाइप्स की पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इसके अलावा समटाइम जो है वो इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखी थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो IR बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या है, हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं कि IR रेडिएशंस जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो किस तरह की पॉसिबल ट्रांजिशंस जो है वो कॉज करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या देखते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से IR रेडिएशंस जो है वो मुख्तलिफ सैम्पल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। देन क्या पॉसिबल जो है वो ट्रांजिशंस कॉज करती हैं, किस टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि IR रेडिएशंस जो है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस जो है वो कॉज करती हैं। और बेसिकली IR रेडिएशंस को जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर या डिफरेंट जो हमारे पास सैम्पल्स होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स की डिटेक्शन के लिए जो है वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होती हैं वो IR रेडिएशंस यूज़ होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम कह सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जैसे हमने कहा कि यूज टू डिटेक्ट द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप्स present in a given sample and compounds, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हम ये कह सकते हैं कि IR रेडिएशन का अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो बेसिकली क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रास आकर। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये होती है कि एब्जॉर्प्शन जो IR रेडिएशंस होती है इनकी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अगर हम UV रेडिएशंस के कंपेयर में देखें तो IR रेडिएशंस की एनर्जी जो है वो कम होती है। इसी वजह से IR रेडिएशंस जो होती हैं वो कंपाउंड्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो कॉज नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं कि जो भी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस या फिर रोटेशन जो है वो कॉज करती हैं। तो मीन्स क्या, हम ये कह सकते हैं कि IR रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है तो ये कोई भी जो है वो एक्साइटेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉज नहीं करती, क्योंकि क्या है UV, जैसे हमने UV में डिस्कस किया था कि UV के अंदर क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन IR के केसेस में ऐसा नहीं होता, IR की जो है वो रेडिएशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू UV विजिबल इनकी एनर्जी कम होती है। तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशंस जो है वो कॉज करती हैं। इसीलिए इनकी एज अ रिजल्ट ऑफ IR रेडिएशन जब ये मैटर के साथ या कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रास आते हैं वो स्पेक्ट्रास आते हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रास, ठीक है। कौन कौन से स्पेक्ट्रास फिर हमारे पास, स्पेक्ट्रास मीन्स जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा टाइप का जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रास आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास जो है वो आते हैं। स्पेक्ट्रास अकर, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कौन से ऐसे टाइप्स के कंपाउंड होते हैं जो हम कहते हैं कि IR एक्टिव होते हैं, या हमने लास्ट टाइम भी अगर हम देखते हैं तो हम स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करते थे
यूवी के लेक्चर में हमने कहा था कि स्पेसिफिक अमाउंट की रेडिएशंस होती हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की, स्पेसिफिक एनर्जी की, जब उनकी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की या स्पेसिफिक एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से अगर हम आईआर में डिस्कस करें तो आईआर के अंदर अगर हम कहते हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आईआर रेडिएशन से इंटरैक्ट करते हैं, उनको हम आईआर एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि आईआर रेडिएशंस के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते, उनको हम आईआर इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो बेसिकली आईआर रेडिएशंस के लिए इंटरैक्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है या फिर जो भी हमारे पास सैंपल है उसका जो है वो डायपोल मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर उस कंपाउंड का जो है वो डायपोल चेंज होगा, उसका कोई डायपोल मूवमेंट होगा, तो वो कंपाउंड क्या करता है, आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, आईआर रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसका डायपोल मूवमेंट नहीं है, जीरो है डायपोल मूवमेंट, तो वो वाले कंपाउंड जो है वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, आईआर रेडिएशंस की जो है वो इंटरेक्शन नहीं होती और उनके एज ए रिजल्ट कोई भी हमारे पास वाइब्रेशनल या रोटेशन नहीं होगी। बॉन्ड्स के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है उनके अंदर कोई भी जो है वो वाइब्रेशन या रोटेशन नहीं होगी, तो हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रास नहीं आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमने आईआर रेडिएशंस का मैटर के साथ स्टडी इंटरेक्शन स्टडी करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जो भी हमारे पास सैंपल है, दे शुड हैव डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि क्या है, सैंपल या फिर जो भी हमारे पास कंपाउंड है शुड हैव डायपोल मूवमेंट। ठीक है, उनको फिर हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, आईआर एक्टिव कंपाउंड्स है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो है वो डायपोल नहीं होता, डायपोल मूवमेंट्स, वो क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईआर को हम जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास आईआर को जो है डिफरेंट कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो अगर हम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से जो है आईआर स्पेक्ट्रास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी भी दो सिमिलर कंपाउंड्स जो हैं वो सेम स्पेक्ट्रास शो नहीं करते। जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स की जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रास आते हैं, जो भी हमारे पास पीक्स आती हैं, बेसिकली स्पेक्ट्रास है क्या, जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रास कहलाते हैं। ठीक है, तो हर एक जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान जो भी बॉन्डिंग है, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी जो है वो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके जो स्पेक्ट्रास हैं, जो उनकी आईआर पीक्स हमारे पास आती हैं, वो पीक्स जो है वो कभी भी सेम नहीं आ सकती। हाँ, एक पॉसिबल केस है कि अगर जो दो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हों, मींस इनेंशियोमर्स को क्या, कि जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। अगर हमारे पास कोई भी सैंपल के अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो इनेंशियोमर्स हैं, तो उनके स्पेक्ट्रा सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जो भी आईआर एक्टिव हैं, आईआर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रास जो है वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो बेसिकली कह सकते हैं कि आईआर का जो है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आईआर जो है वो आईआर स्पेक्ट्रास जो है वो फिंगरप्रिंट का काम करते हैं। मीन्स जैसे हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स हर एक के जो है स्पेसिफिक होते हैं और कभी भी दो पर्सन के सेम नहीं हो सकते, इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रास भी कभी भी दो सैंपल्स के या दो कंपाउंड्स के जो है वो सेम नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम देखेंगे कि आईआर की जो है वो क्या रेंजेस क्या हैं, कितनी बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। 3 रेंजेस के अंदर, कैटेगरीज नहीं बल्कि रेंजेस अगर हम कहें कि 3 रेंजेस के अंदर जो है वो डिवाइड है, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट वन आता है नियर आईआर, सेकंड वन इज दैट मिड आईआर एंड थर्ड वन इज दैट फार आईआर। उसकी अगर हम रेंजेस देखें तो क्या बनती हैं हमारे पास, जैसे हमने कहा कि रेंजेस, ठीक है, and third one is for
आई आर। ठीक है, अगर हम इनकी रेंज देखें कि नियर आई आर और फार आई आर और मिड आई आर कहाँ पे कितनी इनकी रेंजेस है। ठीक है, तो जो नियर आई आर की अगर हम माइक्रोन में देखें तो बेसिकली जो नियर आई आर की रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0.8 माइक्रो से 0.8 माइक्रो से 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक आती है हमारे पास मिड आई आर, और 15 माइक्रोमीटर से जो है वो हमारे पास 200 माइक्रो तक मीटर तक जो है वो हमारे पास फार आई आर रेंज आती है। ठीक है, बेसिकली क्या है, नियर आई आर की 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक, और मिड आई आर की 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक, और फार आई आर की 15 माइक्रोमीटर से जो है वो 200 माइक्रोमीटर तक आती है। और जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रास हमारे पास आते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं आई आर के अंदर, वो सारे के सारे स्पेक्ट्रास जो है वो मिड आई आर की रेंज के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो हमारी मोस्ट ऑफ द स्टडीज जितनी भी होती है जिनमें हम आई आर रेडिएशन का मैटर के साथ, कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो हमारे पास मिड आई आर के अंदर आता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली इनकी वेवलेंथ या वेवलेंथ बेसिकली वेव नंबर को या वेवलेंथ को जो है वो शो कर रहा है, तो अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मीन्स क्या कि जो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ है वो किसकी है, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ है वो हमारे पास किसकी है, 0.8 माइक्रो जो है नियर आई आर की जो है वो वेवलेंथ सबसे कम है। देन उससे ज़्यादा जो है वो मिड आई आर रेंज की है, उसके बाद जो है वो फार आई आर रेंज की है। तो अगर हम कहें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास वेवलेंथ का ये है। ठीक है, इट्स मीन क्या कि नियर आई आर की जो है वो वेवलेंथ सबसे कम है, देन मिड आई आर की उसके कंपेयर में ज़्यादा है, और फार आई आर की जो है वो उससे ज़्यादा है। हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या कि जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो इट्स मीन क्या कि एनर्जी जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है, फॉर आई आर की जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है एज मिड आई आर की उसके कंपेयर में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो नियर आई आर रेडिएशंस की होती है। लेकिन वेवलेंथ अगर हम देखें तो नियर आई आर की वेवलेंथ कम है, इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, मिड आई आर की वेवलेंथ जो है वो नियर आई आर के कंपेयर में कम है, और उसकी एनर्जी भी जो है वो नियर आई आर के वेवलेंथ जो है वो नियर आई आर के कंपेयर में ज़्यादा है, मिड आई आर की एनर्जी जो है वो नियर आई आर के कंपेयर में कम। मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम इंक्रीज होती है एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो नियर आई आर रेडिएशन की होती है, और मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो फार आई आर की होती है, और जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रास हम स्टडी करते हैं वो मिड आई आर की रेंज में आते हैं। यहाँ पे हमने ये माइक्रोमीटर के अंदर रखा, अगर यही में वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास क्या रेंज आती है, ये हमारे पास आएगा नियर आई आर आएगा हमारे पास 14,000 पर सेंटीमीटर टू 4,000 पर सेंटीमीटर, 4,000 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर में हमारे पास जो है वो मिड आई आर आता है, और 400 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर की रेंज में जो है हमारे पास फार आई आर आता है। ठीक है, ये हमने माइक्रोमीटर में देख लिया, ये हमने जो है सेंटीमीटर में देख लिया जो हमारे पास आता है। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ होती हैं वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, 400 टू 4,000 की जो रेंज आती है उसमें जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ जो है वो की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से जो है वो आई आर रेडिएशंस जब इंटरेक्ट करती हैं हमारे कंपाउंड के साथ, सैम्पल्स के साथ, तो एज अ रिजल्ट जो है वो कितनी टाइप्स की पॉसिबल चेंजेस जो है वो कॉज होती हैं। आइदर जो है वो रोटेशनल हो रही है या फिर वाइब्रेशन हो रही है, और जो वाइब्रेशन हो रही है तो वो कितने टाइप्स की वाइब्रेशन होती है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अगर हम देखें इसका, IR active compounds will get IR spectra, get excited and shows vibrational rotational spectra which is characteristics for functional groups and fingerprinting. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि प्रिंसिपल के अंदर अगर हम सिंपल में आपको बता दूं तो हम क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं जब उसके ऊपर आई आर रेडिएशंस फॉल होती करती हैं, आई आर रेडिएशंस इंटरैक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं कि हमने क्या कहा था क्योंकि ये लो एनर्जी रेडिएशंस होती है एज कम्पेयर टू यूवी विजिबल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस कॉज नहीं करती, बल्कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है जो उनके दरमियान की बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के अंदर जो है वाइब्रेशन या फिर रोटेशन कॉज करती हैं। तो उसी वजह से हमारे पास क्या आते हैं, जो भी हमारे पास स्पेक्ट्राज आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं
वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल जो है वो स्पेक्ट्रा आ जाते हैं। और क्योंकि हमने क्या कहा था कि स्पेसिफिकली क्या होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है फंक्शनल ग्रुप्स के तौर की आइडेंटिफिकेशन के तौर पे जो यूज़ करते हैं, और हमने कहा था कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रास हमेशा डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम आईआर स्पेक्ट्रास को जो है उनका फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आईआर एक्टिव कंपाउंड्स विल गेट IR active compound will get IR spectras with them. They show get excited and shows vibrational rotational spectras. Vibrational and rotational spectras, which is characteristics for functional groups and fingerprinting, जो कि क्या है, which is functional group ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट ये होता है कि हमने क्या कहा कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रास हमारे पास आता है। हमने क्या कहा कि जब भी आईआर रेडिएशंस इंटरेक्ट करती है तो वो क्या करती है, वाइब्रेशंस कॉज करती है। बेसिकली क्या होती हैं, दो टाइप्स की जो है वो फंडामेंटल टू टाइप्स की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो आईआर का रेडिएशंस कॉज करती हैं कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स की वो आईआर रेडिएशंस जो वाइब्रेशंस कॉज करती हैं कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस कॉज आईआर रेडिएशंस। आईआर रेडिएशन दो तरह की जो है वो वाइब्रेशंस कॉज करती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट आती है वो है स्ट्रेचिंग, और सेकंड वन जो आती है वो है बेंडिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो आती है वो है स्ट्रेचिंग, और सेकंड वन जो है वो बेंडिंग आती है। स्ट्रेचिंग को की जो है बेसिकली स्ट्रेचिंग जैसे नेम से इंडिकेट कर रहा है कि बॉन्ड का जो है वो स्ट्रेचिंग होना, स्ट्रेच होना वो क्या कहलाता है, स्ट्रेचिंग कहलाता है। मीन्स क्या है कि बॉन्ड लेंथ अगर हम कहते हैं कि चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वो स्ट्रेचिंग कहलाएगा। और बेसिकली जो स्ट्रेचिंग है वो टू टाइप्स की होती है, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट वन आती है एक सिमेट्रिकल और सेकेंड आएगी एसिमेट्रिकल। ठीक है, स्ट्रेचिंग जो है वो टू टाइप्स की है, सिमेट्रिकल और जो सेकंड वन आती है वो है एसिमेट्रिकल। क्योंकि हमने क्या कहा कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं क्या करते हैं, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की स्पेसिफिक रेंज की जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके अंदर क्या होंगी, वाइब्रेशन, एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। जब वाइब्रेशंस होती है वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे, एक स्पेसिफिक एनर्जी पे या स्पेसिफिक वेव लेंथ पे जो है वो वाइब्रेशंस कॉज होती हैं। और उस वाइब्रेशन जो है वो जो हमारे पास वाइब्रेशन होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, या तो हमारे पास स्ट्रेचिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी। और स्ट्रेचिंग की मजीद फर्दर जो टाइप्स हैं वो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है।
है, ठीक है। जैसे ही वो वाइब्रेशंस होंगी, स्ट्रेचिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होती है, ये जो भी जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है, जैसे वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, तो स्ट्रेचिंग होगी या बेंडिंग होगी, वाइब्रेशन कॉज करेगा, उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होती है, पीक्स आती हैं, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक टाइप के, जैसे हमने कहा कि स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड हो या स्पेसिफिक टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हो, तो वो स्पेसिफिक टाइप की या स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो अपनी पीक्स अपेयर होती हैं, पीक्स शो करती हैं, रिजल्ट शो करते हैं। तो जो हमारे पास क्या होते हैं, रिकॉर्डर के अंदर पीक्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं, और उस स्पेसिफिक रेंज की बेसिस पे, उस स्पेसिफिक वैल्यू की बेसिस पे जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर जो है वो कौन कौन से पॉसिबल कंपाउंड्स या कौन कौन से पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की डिटर्मिनेशन के लिए या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फर्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिकल। अगर हम सिमेट्रिकल का देखें तो बेसिकली जो है स्ट्रेचिंग, हमने जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर स्ट्रेचिंग मीन्स क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। स्ट्रेचिंग दो फॉर्म में हो सकती है, या तो सिमेट्रिकल होगी या फिर एसिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल कैसे आते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये इसके साथ एटम्स जो है वो अटैच्ड है। अगर हम सिमेट्रिकल देख रहे हैं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसके साथ दो एटम्स अटैच है, ठीक है। अगर तो ये वाले एटम्स जो अटैच हुए हैं ये सेम एक टाइम में सेम डायरेक्शंस के अंदर जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रेच होते हैं, तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल। मीन्स क्या कि दोनों जो है वो पहले डाउनवर्ड आएंगे, सेंट्रल एटम की तरफ आते हैं, देन वापस जो है वो फॉर अवे जाते हैं, ठीक है। मतलब एक साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा कि दूसरी डायरेक्शन में भी अगर जो है वो सेम एक ही टाइम में जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगी, ठीक है। मीन्स क्या कि एक साथ जो है आ रहे हैं और एक साथ जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से बॉन्ड लेंथ एक मतलब ये इस डायरेक्शन में आते हैं और दोनों इसी डायरेक्शन में आते हैं, और दोनों एक साथ ही जो है वो वापस सेंट्रल एटम से दूर जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक अगर हमारे पास दो एटम्स अटैच है, सेम अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड है, सेम अगर हमारे पास कंपाउंड है, अगर हम इसके अंदर देखें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है और सेकंड जो है वो हमारे पास अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। मीन्स क्या कि एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो दूसरे की अपवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जो है ये स्ट्रेचिंग शो करते हैं, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है। सेकेंड जो टाइप्स की वाइब्रेशंस आती हैं वो होती हैं हमारे पास बेंडिंग आती है। बेंडिंग की भी जो है वो 4 टाइप्स है। ठीक है, बेंडिंग मीन्स कि बेंड होना, बेंड से किस तरह से, लाइक अगर हमने स्ट्रेचिंग में देखा था, हमने कहा कि अगर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दो हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, अगर ये स्ट्रेच जो है वो सेम होते हैं और देन डायरेक्टली जो है वो ये डाउनवर्ड आते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती थी, स्ट्रेचिंग। बेंडिंग मीन्स क्या कि इन्होंने बेंड होना है, जिसके अंदर हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो एंगल के अंदर जो है वो चेंजेस आती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेंडिंग कहलाती है। बेंडिंग को भी जो है वो फर्दर 4 टाइप्स में है, जिसमें से इन प्लेन और आउट प्लेन बेंडिंग होती है। जो 4 इसकी अगर हम बेंडिंग की देखें तो वो ये है हमारे पास सीजरिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग, ये बेसिकली इन प्लेन होती हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है बेंडिंग की ही वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, जो कि आउट ऑफ द प्लेन होती है, ठीक है।
वैगिंग, और जो सेकेंड होती है वो है ट्विस्टिंग। ठीक है, देखेंगे हम वैगिंग और ट्विस्टिंग किस तरह से होती है। जो सेकेंड हमारे पास टाइप है वो है वैगिंग और ट्विस्टिंग। ठीक है, बेंडिंग बेसिकली 4 टाइप्स की है, जिसमें सिजरिंग और रॉकिंग इन प्लेन बेंडिंग जिसको हम कहते हैं, और वैगिंग एंड ट्विस्टिंग जिसको हम आउट ऑफ प्लेन बैगिंग बेंडिंग कहेंगे। ठीक है, मीन्स क्या कि हमारे पास जब भी आईआर कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, आईआर रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगे तो उनके अंदर वाइब्रेशन की जो सेकंड टाइप होती है बेंडिंग, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे या स्पेसिफिक एनर्जी की या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने पे जो है वो क्या करते हैं, ये वाली वाइब्रेशन शो करेंगे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब भी ये वाइब्रेशन होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होती है, पीक्स अपीयर होती हैं स्पेक्ट्रास के अंदर। जो हमारे पास पीक्स आती है तो उन पीक्स की जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर वो पीक्स आएंगी, और उन पीक्स की रेंजेस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड या फिर विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। सीजरिंग बेसिकली कैसे, जैसे आपको नेम से ही इंडिकेटर है, लाइक सीजर की तरह से जो है वो एक्ट करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीजरिंग का देखें तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास, ठीक है, इस तरह से अगर हम सीजरिंग में देखें तो सीजरिंग में क्या होगा कि दोनों जो है वो लाइक सीजर अगर एक्ट करती है तो हमारे पास क्या होंगे कि दोनों कंपाउंड जो है वो इस तरह से एक्ट करते हैं, इस तरह से बेंडिंग शो करेंगे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सीजरिंग कहलाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शंस को कहें तो ये हमारे पास क्या होगा, इन दैट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम उसका ऑपोजिट कर लें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन हो सकती है अंदर की तरफ या फिर पॉसिबल है कि बाहर की तरफ। ठीक है, तो दिस इज सीजरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉकिंग। रॉकिंग मीन्स क्या कि एक ही डायरेक्शन, सीजरिंग में हमने क्या कहा कि बॉन्ड एंगल किस तरह से चेंज होता है कि एक अंदर की तरफ और या फिर बाहर की तरफ। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है वो अगर दोनों आ रहे हैं तो अंदर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास सीजरिंग कहलाएगा। अच्छा, रॉकिंग में क्या होता है कि रॉकिंग में जो भी हमारे पास एटम्स मौजूद है सेंट्रल एटम के साथ अटैच हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स के इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। इस बेंडिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्या होती है कि उनकी डायरेक्शन वो अपनी चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, रॉकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, रॉकिंग। ठीक है, रॉकिंग का अगर हम कहेंगे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये रॉकिंग। इन ऑपोजिट डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मीन्स क्या कि दोनों इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रॉकिंग कहलाती है। ठीक है, किस तरह से रॉकिंग, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। कैसे रॉकिंग कि अगर दोनों जो है वो इस डायरेक्शन में जाएं या फिर इस डायरेक्शन में जाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारा रॉकिंग कहलाएगा। और अगर दोनों इस साइड में या अगर इस तरह और इस तरह हो रही है तो वो हमारे पास सीजरिंग है। अगर ऐसे और ऐसे हमारे पास जो है वो एटम जो है वो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो हमारे पास रॉकिंग है। ठीक है, और ये जो है वो इन प्लेन बेंडिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग और ट्विस्टिंग मीन्स क्या कि जो हमारे पास प्लेन होता है, लाइक हमारा अगर हम कहते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के साथ अगर हमारे अटैच है, तो अगर हमारे कंपाउंड्स जो है, जो एटम्स अटैच हुए हैं, अगर इस तरह से ये एटम्स अटैच हैं, अगर वो इस प्लेन से अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते हैं तो ये बेसिकली वैगिंग कहलाता है। ठीक है, मीन्स क्या कि हमारा प्लेन ये है जिसके जो क्या हम कहते हैं कि जिसके एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट हो रही है या बेंडिंग या स्ट्रेचिंग हो रही है, तो बेसिकली अगर क्या कहते हैं तो ये डाउनवर्ड और इस प्लेन से अपवर्ड की तरफ जो है वाइब्रेशन शो करते हैं, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारे पास वैगिंग कहलाएगा। ठीक है, वैगिंग का अगर हम कहें
हाँ ठीक है, इस तरह से अगर मैंने कहा है तो अगर उससे ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारी वैगिंग कहलाएगी। ट्विस्टिंग आ जाता है। ट्विस्टिंग मीन्स क्या होगा कि अगर हमारे कोई से भी दो आइटम्स अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, उनमें से अगर एक जो है वो ऊपर की तरफ और एक जो है वो नीचे की तरफ, लाइक अगर ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर, और ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जाता है, प्लेन में आउट ऑफ द प्लेन जाते हैं दोनों, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्विस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ट्विस्टिंग का अगर हम देखें मीन्स क्या कि ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हमारे पास। और ट्विस्टिंग के अंदर अगर हम देखें तो ट्विस्टिंग में जैसे मैंने बताया कि एक की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो सेकंड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। यहाँ पे अगर मैं सेंटर में प्लेन ड्रॉ करती हूँ तो एक अगर अपवर्ड जा रहा है, सेकंड जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा, हमारे पास ट्विस्टिंग को। ठीक है, अगर ये इस तरफ डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब अपवर्ड जा रहा है तो वो किस तरफ जाएगा हमारे पास, एक अगर हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेकंड वन जो है हमारे पास नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कहलाएगा, सॉरी ट्विस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, एक ऊपर की तरफ आ रहा है तो एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्थ टाइप आ जाती है ट्विस्टिंग की। तो बेसिकली जो है यही हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शंस आईआर की रेडिएशंस की होती हैं, तो ये पॉसिबल जो है वो वाइब्रेशंस कॉज होती हैं, क्योंकि ये पॉसिबल वाइब्रेशन जो भी होती है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, एक स्पेसिफिक रेंज पे होती हैं, तो इनके रिजल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, पीक्स हमारे पास अपेयर होंगे, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स की वो जो है वाइब्रेशंस शो करेंगे, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, डिफरेंट एनर्जी पे जो है वो शो करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ पे शो करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, एक स्पेसिफिक रेंजेस जो हमने डिस्कस की मिड आईआर की, उस रेंजेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की पीक्स डिफरेंट रेंजेस के अंदर आते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जो कार्बोनिल की ग्रुप, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनिल मौजूद है तो इसकी जो हमारे पास पीक आती है यूजुअली वो 1680 टू 1750 के दरमियान जो है, 1760 के दरमियान जो है वो पीक आती है। अगर कहीं पे भी हमारे पास ये कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल मौजूद है और इस रेंज के दरमियान हमारे पास पीक आती है, तो वो स्पेक्ट्रा के अंदर अगर पीक आती है तो वो ये इंडिकेट करेगी कि हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईआर रेडिएशंस को जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या है, कौन कौन से इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम अपनी स्टडीज़ के लिए। ठीक है, कौन कौन से इसकी बेसिक पार्ट्स हैं, किस तरह से जो है वो डिफरेंट बेसिक पार्ट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन पे है। आईआर का हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले रेडिएशन सोर्स, जैसे कि हम ऑलरेडी यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसके अंदर भी हमारी अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो यूवी एटॉमिक एमिशन, यूवी के और आईआर के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, लाइक अगर रेडिएशन सोर्स इस तरह से हम यूज़ होता है, डिफरेंट रेडिएशन सोर्स वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे हम कोई भी ऐसा सोर्स यूज़ करेंगे जहाँ से हमें आईआर रेडिएशन मिल सके। इसके अलावा चॉपर्स, मोनोक्रोमेटर्स का डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है, सेम ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास
जो है हमारे पास ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हमारे पास सैंपल और रेफरेंस सेल आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगेन मिरर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉपर आ जाता है। ठीक है। चॉपर से जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मोनोक्रोमेटर, देन हमारे पास डिटेक्टर, उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर। ठीक है। मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, देन एम्पलीफायर, और देन जो है वो रिकॉर्डर में हमारे पास जो आता है वो स्पेक्ट्रास आ जाते हैं, और स्पेक्ट्रास के अंदर जो है हमारे पास क्या आ जाती हैं, पीक्स आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा क्या था, रेडिएशन सोर्स, सैंपल, रेफरेंस, सैंपल प्लेस करते हैं, ये हमारे पास चॉपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोनोक्रोमेटर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये लिखें तो ये हमारा क्या है, रेडिएशन सोर्स है। बेसिकली ये मिरर्स हैं जो हम कह सकते हैं फोकस करने के लिए। ठीक है। रेफरेंस सेल आ गया, ये हमारे पास जो भी हमारी आईआर रेडिएशन जनरेट हुई है, ये हमारे पास क्या है, हमारी आईआर रेडिएशन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चॉपर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को सेलेक्ट करने में के हेल्प कर सेलेक्ट करता है, और देन उसको जो है वो फॉरवर्ड आगे डिटेक्टर के पास आता है। रेडिएशन नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर के पास आएंगी। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं
IR रेडिएशन के अंदर एनालाइज करने के लिए कि कौन सी रेडिएशंस आई हैं, कितनी अमाउंट में रेडिएशंस आई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा एम्पलीफायर, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है रिकॉर्डर। ठीक है, रिकॉर्डर के अंदर हमारे पास पीक्स आ जा सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिपेंड करता है कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ सकता है IR स्पेक्ट्रा आ जाता है। यहाँ पे जो ये है ये भी ऑब्वियसली हमारे पास क्या है IR रेडिएशन है, और ये भी हमारे पास मिरर है। ठीक है, जो फोकस करने में, लेंस को डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये इसकी बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। IR रेडिएशन जो है रेडिएशन सोर्स है, जहाँ क्या करता है रेडिएशन IR रेडिएशन जनरेट करते हैं। देन IR रेडिएशन जो है वो हमारे सैंपल और रेफरेंस से पास आउट होती है। देन चॉपर जो है वो उसको क्या करता है मोनोक्रोमेटर्स के अंदर से पास आउट करवाता है। मोनोक्रोमेटर जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को सेलेक्ट करके क्या करता है डिटेक्टर के पास भेजता है। डिटेक्टर जो है वो उसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद रिकॉर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास पीक्स की फॉर्म में जो है वो अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, रेडिएशन सोर्स अब कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन सोर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक नर्स ग्लोवर यूज़ होता है, या फिर जो है नर्स ग्लोवर के अंदर जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ जर्कोनियम, यट्रियम या एर्बियम जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा ग्लोबार जो है वो यूज़ होता है रेडिएशन सोर्स के तौर पे। ठीक है, तो रेडिएशन सोर्स हमारे पास क्या हो सकता है नर्स ग्लोवर हो सकता है या फिर ग्लोबुलर हो सकता है। इसके अलावा मोनोक्रोमेटर जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या हो सकता है या तो प्रिज्म होते हैं या फिर क्या होती है हमारे पास ग्रेटिंग्स होती हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटर में हमारे पास क्या हो सकता है रेडिएशन सोर्स में हमने क्या कहा कि मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास क्या होता है नर्स ग्लोवर रेडिएशन सोर्स यूज होता है। मोनोक्रोमेटर हमारे पास क्या हो सकते हैं या तो प्रिज्म हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास क्या होती हैं ग्रेटिंग्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर आ गया। डिटेक्टर हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, लाइक बोलोमीटर है, ठीक है, या फिर थर्मिस्टर है जो हमारे डिटेक्टर के तौर पे काम करते हैं। थर्मिस्टर्स या फिर थर्मोकपल्स। जो कि जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन या जिस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या करता है हमारा जो कंपाउंड मौजूद है सैंपल के अंदर, वो वाइब्रेशन बेंडिंग हो रही है या फिर स्ट्रेचिंग हो रही है स्पेसिफिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने पे, तो हमारा डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है उस वेवलेंथ को, उस फ्रिक्वेंसी को, उस रेंज को, उस एनर्जी की रेडिएशंस को जिसके ऊपर, जिस पॉइंट पे या जिस रेडिएशन के या जिस एनर्जी की रेडिएशन पे जो है वो वाइब्रेशन कॉज करता है हमारे कंपाउंड के अंदर, तो वो डिटेक्ट होंगे। देन एम्पलीफायर जो है उसको एम्पलीफाई करेगा और हमारे पास रिकॉर्डर के अंदर उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, स्पेसिफिक एनर्जी पे या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन पे जो है वो जब सैंपल एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास क्या होगी जिसके ऊपर वो वाइब्रेशन करता है अपनी, चाहे वो बेंडिंग हो रही है चाहे वो स्ट्रेचिंग हो रही है, तो उसकी फॉर्म में हमारे पास क्या होंगी पीक्स के फॉर्म में जो है वो पेयर हो जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ द सैंपल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है एनालाइज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो लेबॉरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स क्या कौन से मौजूद है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी कैरेक्टराइजेशन के लिए जो है वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिकली बेसिक्स देखी। देन हमने जो है उसका जनरल प्रिंसिपल डिस्कस किया कि कौन कौन से टाइप्स की जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं, हमने वो वाइब्रेशंस डिस्कस की। देन हमने जो है वो जनरली इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।